और बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरोना की मार पर सरकार एक्शन मोड पर है। गहलोत कैबिनेट और मंत्री परिषद की आज एक बार फिर से अहम बैठक होनी है। सीएमआर में दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, तो वहीं दोपहर 2 बजे मंत्री परिषद की बैठक की जाएगी। तो कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा संभव है, कुछ और कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश, कुछ और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं कोरोना को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी एजेंडा हालांकि जारी नहीं किया गया है इस मीटिंग का, लेकिन ये संभावना है कि कोरोना को लेकर इसमें चर्चा होगी। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है प्रदेश में, तो ये संभावना जताई जा रही है कि इसमें फिर से जो है वो चर्चा की जा सकती है। और पिछले दिनों ही कुछ कड़े कदम उठाए हैं, तो एक बार फिर से कुछ कड़े कदम और उठाए जा सकते हैं प्रदेश में। मंत्रियों से जो है वो चर्चा करेंगे सीएम अशोक गहलोत, और उसके बाद में कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। दोपहर 1 बजे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद 2 बजे जो है वो मंत्री परिषद की बैठक होगी, उसमें चर्चा की जाएगी विस्तार से। इसके साथ ही कुछ और विभागों के जो प्रस्ताव हैं उन पर भी जो है वो चर्चा हो सकती है। प्रस्तावों का अनुमोदन हो सकता है, कुछ फैसलों पर जो है मुहर लग सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो चुनौती है प्रदेश के सामने वो कोरोना ही है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि कोरोना को लेकर इस बैठक में मंथन होगा और उसके बाद में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। दिनेश, मंथन के बाद फैसला सामने आ सकता है, कौन कौन लोग बैठक में शामिल होंगे? देखिए, क्योंकि कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक है, जो पहले कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, और मंत्री परिषद की जो बैठक होगी उसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही सभी जो प्रमुख विभाग होते हैं उनके अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होते हैं। तो इन सभी के साथ चर्चा की जाएगी, और ये संभावना है कि कुछ जो दूसरे विभाग हैं उनके प्रस्तावों पर भी जो है वो मुहर आज लग सकती है। कुछ महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं। हर बुधवार को जो है वो कैबिनेट की बैठक होती है, तो आज भी ये बैठक बुलाई गई है और कोरोना को लेकर जो है वो चर्चा संभावित इस पर बताई गई है। हालांकि अभी कोई एजेंडा आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ और पाबंदियां जो है वो प्रदेश में सामने आ सकती है। जी दिनेश, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बैठक जो है वो बेहद अहम होने वाली है और भी कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आज से हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। जयपुर, जोधपुर की निचली अदालतों में वीसी के जरिए सुनवाई की जाएगी। जयपुर मेट्रो 1, जयपुर मेट्रो 2 में वीसी से सुनवाई होगी, तो वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी। तो आज से सभी अदालतों में वीसी के जरिए सुनवाई होगी। तो लगातार बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आज से हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। और रुक करेंगे अगली खबर का। नए साल में कोटा को रेलवे की तरफ से बड़ी सौगात मिलने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल राज्य मंत्री आज आधुनिक सुविधाओं से युक्त सोगरिया रेलवे स्टेशन जनता को समर्पित करेंगे। तो कोटा में मेमू ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए कोटा से योगेश त्यागी की रिपोर्ट। कोटा को नए साल की सौगात। कोटा को मेमू ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। रेलवे के जो तमाम अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो कोटा सोगरिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। बढ़ेगी रेल सुविधा, बढ़ेगा कारोबार। कोटा रेलवे स्टेशन, डकनिया रेलवे स्टेशन, सोगरिया, ताकि एक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की ज़्यादा भीड़ न पड़े और यात्रियों को सुविधाजनक अपने घर के नज़दीक रेलवे स्टेशन रहने पर उनको नज़दीक रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़ सकें, ऐसी प्रयास किया जा रहा है। कोटा और आसपास के इलाकों को बुधवार को बड़ी सौगात मिलने वाली है।
सोगरिया रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के साथ ही कोटा से नागदा, कोटा से झालावाड़ सिटी, कोटा से बीना मेमो ट्रेन की सुविधा मिलेगी। माना जा रहा है कि इसका असर पूरे इलाके पर होगा। 4 कोच और लाएंगे ताकि 8 कोच से हर 2 घंटे के अंदर यात्रियों को डेली अप डाउन करने में सुविधा मिल सके, ताकि इस क्षेत्र का हर गांव का व्यापार बढ़ेगा और गांव का व्यक्ति शहर में आकर काम भी कर लेगा और गांव के अंदर जो उत्पादन है उनके उत्पादन को शहर में आकर बेच सकेगा, जिससे उसकी आर्थिक आमदनी भी बढ़ेगी। कोटा को जो सौगात मिलने वाली है उनमें शामिल है सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण। यहां रेलवे की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कोटा से नागदा मेमू ट्रेन सेवा का आगाज होगा। कोटा से झालावाड़ के लिए मेमू ट्रेन सेवा भी शुरू होगी। कोटा से 8 मेमू ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। वहीं सोगरिया रेलवे स्टेशन को शानदार बनाया गया है। हाँ, एक तो सोगरिया स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है और जैसा आप देख रहे हैं कि राजस्थानी स्टाइल का राजस्थानी आर्किटेक्चर का काफ़ी सुंदर स्टेशन हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है और इसमें इसको बूंदी पेंटिंग से भी सुसज्जित करने का हम लोगों का एक प्रयास है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं। तो कोटा को सौगात मिल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल राज्य मंत्री कोटा पहुंचेंगे और जो मेमो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही कोटा सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी होगा, जनसभा भी होगी, लेकिन कोविड की गाइडलाइनों की पालना के साथ। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। इन्वेस्ट जयपुर समिट का आज शुभारंभ किया जाएगा। सुबह 11 बजे समिट का उद्घाटन होगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत इसका उद्घाटन करेंगे। तो 10,000 करोड़ के निवेश की संभावना जताई गई है। इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी। जेडीए में लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, जो एंटाइटलमेंट्स हैं, उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है। कोरोना से बेजार पड़ी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम करने जा रही है। जयपुर में होने वाले इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी जेडीए पर है। शहर को सुंदर बनाने के अलावा जेडीए ने 10,000 करोड़ के नए निवेश लाने के लिए भी तैयारी पूरी कर ली है। रियल एस्टेट को उद्योग जगत का महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है और अगर इन्वेस्टमेंट समिट में रियल एस्टेट सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू होंगे तो इससे साफ तौर पर रियल एस्टेट बाजार को तो बूम मिलेगी, लेकिन साथ साथ में उद्योग जगत की उन तमाम मशीनरीज को भी एक रफ्तार मिलेगी जो काफी समय से कोरोना की 2 लहरों के बीच में सुस्त रफ्तार की चपेट में आ गई थी। आपको बता दें कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के जरिए जयपुर के कारोबारी माहौल को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टमेंट समिट में 10,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद। मानसरोवर में एम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए होगा एमओयू। जयपुर शहर में नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का एमओयू। 2000 नई इंडस्ट्रीज स्थापित करने को लेकर एमओयू संभव। जयपुर में आईटी हब बनाने के लिए भी एमओयू की संभावना। अम्यूजमेंट पार्क्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑफिस स्पेसेस, इंडस्ट्रियल पार्क्स, इस तरह के बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। अभी तक लगभग 10,000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट्स के एमओयू तैयार हो गए हैं, जो कि 10-11 तारीख को जो यूडीएच का इवेंट शेड्यूल्ड है उसमें हस्ताक्षरित किए जाएंगे। अब ऐसे में इंतजार इन्वेस्टमेंट समिट के उस दिन का है जब जेडीए के साथ में मिलकर के 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जयपुर आ रही है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो एक बार फिर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। कड़ाके की सर्दी के साथ बारिश हुई। आपके टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। जैसलमेर और दौसा की ये 2 तस्वीरें हैं जहां कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई और ठंड ज्यादा बढ़ गई। मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक बारिश और ओलावृष्टि के आसार जताए हैं।
तो जैसलमेर में मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई। शहर सहित अन्य इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के साथ शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्वर्ण नगरी में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मावठ की बारिश हुई है और मैं कुछ तस्वीरें आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि एकाएक जो बारिश हुई है उसको लेकर मौसम सुहाना हुआ है, तो वहीं सर्दी एकाएक बढ़ी है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, सड़कें भीगी नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो जो मौसम है वो कहीं ना कहीं मन को भाने वाला है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो कपड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अब लोग पहन रहे हैं। गर्म कपड़ों की जो खपत है वो बढ़ने लगी है। वहीं सोनार किले की जो रौनक है वो सोनार किला भी इस मावठ की हल्की बूंदाबांदी से और अति सुंदर दिखने लगा है। यहाँ पर लोग जो है वो सर्दी से बचने के लिए दूध का जो है वो सेवन करते नजर आए हैं। यहाँ पर रबड़ी दूध और केसर दूध का लोग आनंद उठा रहे हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह से जो है मावठ की बारिश की जो चेतावनी थी उसके बाद बूंदाबांदी हुई है, कैसा मौसम? जिस तरह से मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी उसी अनुरूप आज शाम का बताया जा रहा था नेट में, तो ये हल्की बूंदाबांदी हुई, उससे मौसम तो खुशनुमा हुआ है और हल्की सी सर्दी में भी थोड़ी तेजी आई है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हैं मेरे हिसाब से उनके लिए तो सोने पे सुहागा का कार्य करने लग गया है। और आप देख सकते हैं टूरिस्ट भी काफी यहाँ पर अपने सभी साधन के साथ आए और वो पूरी तरह से लुत्फ ले रहे हैं। हमने भी यहाँ पर आज यार जी के यहाँ दूध का या लुत्फ ले, और सर्दी में दूध पीने का आप समझते हैं लुत्फ एक अलग है। और जिस हिसाब से चेतावनी थी उस अनुरूप सर्दी काफी बढ़ी है और स्वर्ण नगरी आज देखने लायक इस समय आप देखते हैं हल्की बूंदाबांदी के साथ बहुत ही शानदार नजारा। और कई पर्यटक जो यहाँ पर बजा रहे हैं उन्हें भी इस मौसम का आलीशान लुत्फ मिल रहा है और ऐसा ही मौसम बना रहे। मावठ की बारिश से कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ी है, लेकिन फिर भी लोग इसका लुत्फ ले रहे हैं। कुछ और लोग हैं, कैसी सर्दी एकदम से बढ़ी है मावठ की बारिश? जोरदार बूंदाबांदी भी हुई है, शाम का मौसम बहुत सुहाना हुआ है, आप दूध का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे यहाँ गोपाल चौक में दूध का बहुत अच्छा रबड़ी वाला दूध मिला है। सर्दी जोरदार सर्दी है और शाम के टाइम बारिश भी हुई है, बूंदाबांदी बहुत आनंद ले रहे हैं। जैसलमेर का सुहाना मौसम है, लोग इस मौसम का लुत्फ लेते नजर आते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में सर्दी का असर बढ़ेगा क्योंकि मावठ की बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज करवा दी है और आने वाली 7 जनवरी को ओलावृष्टि की जो संभावना है वो मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो वहीं दौसा में भी बूंदाबांदी हुई। बारिश से जहां किसानों में खुशी है तो तापमान में गिरावट से सर्दी भी बढ़ गई है। दौसा जिले में बीती रात से ही मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। आसमान से बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदें लगातार पड़ रही हैं। करीब 2 घंटे का समय हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है। एक सप्ताह में ये दूसरा मौका है जब मावठ हो रही है। हालांकि एक सप्ताह पूर्व भी हल्की मावठ हुई थी, अब लगातार अच्छी मावठ हो रही है। और मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 2 से 3 दिन तक लगातार मावठ का दौर हो सकता है। हम दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हम एक लोकेशन पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक ये मकान के बाहर देखो पूरा जो आंगन है वो पूरी तरह गीला है। और सामने की अगर ऊपर आसमान की बात करें तो आसमान में बिल्कुल घने बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है। साथ ही जो मिट्टी है वो मिट्टी भी पूरी तरह गीली हो चुकी है। ऐसे में लगातार जो करीब 2 से 3 घंटे का समय हो चुका है, 2 से 3 घंटे से लगातार बारिश जारी है। वही मौसम विभाग का भी कहना है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इस बारिश से किसानों को काफ़ी खुशी मिल रही है क्योंकि जो सरसों और चना की फसल के लिए जो बारिश है ये वरदान साबित होगी और ये मावठ के रूप में कार्य करेगी। तो मावठ जब आएगी तो निश्चित रूप से किसानों की जो पैदावारी है वो बढ़ेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। अब आपको दिखाते हैं मरुधरा की शान माउंट आबू में माफिया की मनमानी की। एक तरफ प्रशासन पेड़ बचाने की मुहिम चलाता है, लेकिन माउंट आबू में एनजीटी के पर्यावरण कानून के खुलेआम उल्लंघन के बाद भी प्रशासन सुनवाई को तैयार नहीं है। देखिए प्रतीक सोलंकी की खास रिपोर्ट। माउंट आबू में ताक पर पर्यावरण कानून। राजस्थान का पर्वतीय स्थल माउंट आबू की जहां पर जो है एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन देखने को मिल रहा है। वहां पर एक निजी स्कूल में कई पेड़ काटे गए हैं, लेकिन इन पेड़ों को बिना परमिशन के काटा गया है। एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन। पेड़ बचाओ तो बचेगा जीवन जैसे नारे भले ही प्रशासन की ओर से सुनने को मिलते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये देखना हो तो राजस्थान के मशहूर पर्यटन स्थल माउंट आबू की इन तस्वीरों को देखें। वन विभाग ने
उपखंड अधिकारी ने और नगर पालिका ने अभी तक किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। यहाँ पर लगातार देखा जाए तो पर्यावरण बचाने की मुहिम को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। शरद महोत्सव को लगाकर जो है पर्यावरण सेंचुरी को बचाने के लिए कई प्रोग्राम किए थे, कई पोस्टर प्रचार का भी किया गया था। लेकिन कहीं देखा जाए तो इन सारे प्रचार प्रसार के दावे जो है इन जो माफियाओं के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माउंट आबू स्थित वन्य सेंचुरी में नियमों को ताक पर रखकर स्वामी नारायण स्कूल के अंदर 15 से 20 पेड़ों को बिना अनुमति के काट डाला, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन के पास इसके निपटारे का वक्त नहीं है। ये कोई पहली घटना नहीं है। माउंट आबू में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की घटना आम है। मैं बात कर रहा हूँ माउंट आबू के स्वामी नारायण स्कूल की, जहाँ पर सैकड़ों पेड़ बिना परमिशन के काटे गए थे। अब देखना यह है कि इन पेड़ के कटाई के बाद भी अब स्थानीय प्रशासन क्या इन पर कार्रवाई करता है। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, माउंट आबू, राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।